चौथा प्रकार या चौथा आधार पढ़ रहे हैं। संसाधनों को चौथा भाग में बांटा गया है, वो है विकास के स्तर के आधार पर। और विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। इनमें पहला है संभावित संसाधन, यानी संभावित संसाधन का मतलब वे संसाधन जिनकी खोज वगैरह हो चुकी है और आगे उपयोग में आने की असीम संभावना है। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। किसी प्रदेश में संसाधन तो है लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग नहीं हो रहा है और आने वाले भविष्य में इनके उपयोग की अपार संभावना है। जैसे राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा इनकी अपार संभावना है, यानी ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा विद्यमान है, वर्तमान में इनका इतना उपयोग नहीं हो रहा है, आने वाले भविष्य में उपयोग होने की संभावना है। वो होते हैं संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन की परिभाषा व उदाहरण। संभावी संसाधन है वे संसाधन जो किसी प्रदेश में संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। भविष्य में यानी आने वाले समय में इनके उपयोग की अपार संभावना है। जैसे राजस्थान व गुजरात में पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा का मतलब है पवन से विप्राय हवा, हवा से ऊर्जा बनाना। राजस्थान में कुछ प्रदेशों में तो पवन चक्कियां लगाई गई है, उनसे बिजली बनाना। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करना। तो ये दोनों की संभावना इन दो प्रदेशों में अपार है, राजस्थान और गुजरात। जैसे पूछ लिया जाए हमें कि राजस्थान और गुजरात में किस संसाधन की अपार संभावना है, तो राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की काफी संभावना है, यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विकास आने वाले भविष्य में अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये संसाधन क्या हो गए, वर्तमान में इनका इतना उपयोग नहीं किया जा रहा है। इनका पता चल गया कि किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन आने वाले समय में इनका उपयोग की खूब संभावना है। तो ये हो गए संभावी संसाधन। देख लिया, संभावी संसाधन यानी जो संसाधन किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं, वर्तमान में इनका उपयोग नहीं हो रहा है
आने वाले समय में इनका उपयोग, भविष्य में इनका उपयोग होगा, वो होते हैं संभावी संसाधन। और उदाहरण के रूप में हमने देखा राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। और दूसरा है विकसित संसाधन, यानी वो संसाधन जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका है। सर्वेक्षण का मतलब जिनकी खोज जांच वगैरह तो की जा चुकी है, लेकिन इनकी मात्रा भी निर्धारित, गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी, और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर के कारण निर्भर करता है। यानी विकसित संसाधन कहलाते हैं वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा सर्वेक्षण का मतलब इनका अध्ययन किया जा चुका है कि कौन से इलाके में कौन सा संसाधन है, मात्रा का मतलब कितनी मात्रा में है और क्या उपयोग में, कैसी क्वालिटी है। गुणवत्ता का मतलब जो संसाधन है वो किस क्वालिटी का है और कितनी मात्रा में है, वो कहलाते हैं विकसित संसाधन। जिनके सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो कहलाते हैं विकसित संसाधन। चाहे संसाधन कोई सा भी हो, चाहे विकसित हो चाहे संभावी हो, भंडार संचित कोष कैसा भी हो, उनका विकास उनकी प्रौद्योगिकी और संभाव्यता के स्तर पर निर्भर किया जाता है कि कैसी संभावना है, कैसी प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध है। संसाधनों का तीसरा प्रकार है विकास के स्तर के आधार पर, वो है भंडार। भंडार का मतलब है कि वे संसाधन जिनके क्या है, भंडार तो हमारे पास उपलब्ध है, हमें पता है, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में हमारी पहुंच से बाहर है, वो कहलाते हैं भंडार। जैसे हमें पता है कि क्या जल दो गैसों से बनता है, किस किस से, जल का रासायनिक सूत्र विज्ञान में पढ़ते हो आप, जल का, तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O, यानी हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, इससे बनता है, हमें ये पता है। और हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, काफी मात्रा में विद्यमान है। अगर इन दोनों को अलग अलग कर लिया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा है वो हमें पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन है वो ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि जल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हमें पता है कि जल एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक मिला हुआ इसमें, लेकिन
इसके दो यौगिक, इसका एक यौगिक, ये दोनों मिले हैं, लेकिन अभी तक क्या नहीं किया गया है, इनका इस आधार पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके उपयोग में लेने के उद्देश्य से उपयोग नहीं किया गया है। तो वो होते हैं भंडार, यानी जिनके भंडार तो मौजूद हैं और जिस दृष्टि से मौजूद है उस दृष्टि से अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है, वो कहलाते हैं भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन की परिभाषा हो गई कि वे संसाधन जिनका उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में वे संसाधन जिनका उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में हमारी पहुंच से दूर है, भंडार तो उपलब्ध है लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में हमारी पहुंच से दूर है। जैसे जल है, जैसे पानी है, वो दो गैसों, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे जल दो गैसों हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है। जैसे जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। लेकिन इस दृष्टि से इनका उपयोग नहीं हुआ है। इस दृष्टि का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों का अलग अलग उपयोग नहीं हुआ है। तो तीसरा प्रकार हो गया भंडार। चौथा है संचित कोश। विकास के स्तर के आधार पर चौथा प्रकार है संचित कोश। संभावित संसाधन विकसित भंडार संचित कोश। संचित कोश भंडार का ही हिस्सा है। संचित कोश क्या है? भंडार का ही हिस्सा है। अंतर केवल इतना है कि संचित कोश का उपयोग नहीं हो रहा है, भंडार का उपयोग नहीं हो रहा है और संचित कोश का तकनीकी की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है।
संचित कोष को उपयुक्त तकनीकी की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक क्या किया गया है, इसका उपयोग नहीं किया गया है, भविष्य में उपयोग हो सकता है। लेकिन अभी तक इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, भविष्य में उपयोग की संभावना है। कहने का मतलब है कि संचित कोष है वो भंडार जैसा ही है। संचित कोष का तकनीकी की सहायता से उपयोग किया जा सकता है। जैसे नदियों का जल है उससे बिजली बनाना, नदियों का पानी है उससे बिजली बनाना, वर्तमान समय में इसका उपयोग भी शुरू हो गया है। तो जैसे विद्युत पैदा करना, तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार हो गए। अब आगे का टॉपिक है संसाधनों का विकास। यदि हमें हमारे यहाँ पर या पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ क्या करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने क्या किया है, इन संसाधनों का उपयोग किया है, उसके कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, इनका विकास करने की आवश्यकता है कि आने वाले भविष्य में ये संसाधन बने रहे और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते रहे। इसलिए संसाधनों का विकास करना भी जरूरी है, कारण कि मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया और अंधाधुंध उपयोग के कारण हमारे सामने कई समस्याएं पैदा हो गई। तो संसाधन विकास में टॉपिक बनता है, क्या बनता है कि मानव के द्वारा संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से उत्पन्न होने वाली समस्याएं यानी हमने क्या किया, बिना सोचे समझे अविवेकपूर्ण उपयोग बोल दें तो वो भी एक ही बात है। अंधाधुंध उपयोग का मतलब ही यही है कि हमने क्या किया,
संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस कारण हमने क्या किया, इन संसाधनों का अविवेकपूर्ण ढंग से बिना सोचे समझे अंधाधुंध उपयोग किया, और अंधाधुंध उपयोग करने के कारण हमारे सामने कई समस्याएं पैदा हो गई। देखो, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे तो सबसे पहली दिक्कत क्या आ जाएगी, संसाधनों की कमी हो जाएगी। कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण, कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का ह्रास हुआ। ह्रास का मतलब संसाधनों में कमी आई। तो एक तो समस्या ये पैदा हो गई, कौन सी समस्या, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया हमने, और ज्यादा उपयोग के कारण संसाधनों में ह्रास का मतलब कमी हो गई। दूसरा, समाज है हमारा दो भागों में बट गया। संसाधन का जो समाज है वो दो हिस्सों में बट गया। कैसे है कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में तो बहुत से संसाधन आ गए और बाकी बचे उनके पास संसाधन रहे नहीं। तो एक तो बन गए संसाधन संपन्न लोग और एक बन गए संसाधन विहीन लोग, यानी अमीर और गरीब दो हिस्सों में बट गए। कारण क्या हुआ, संसाधन समाज संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग और कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों के हाथों में आ गया। इस कारण संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गए। लोगों के हाथों में केंद्रित होने से समाज है वो दो भागों में बट गया। एक संसाधन संपन्न दूसरे संसाधनहीन। संपन्न का मतलब जिनके पास संसाधनों का अथाह भंडार अधिकार क्षेत्र में आ गया, और संसाधनहीन का मतलब जिनके पास संसाधन नहीं थे, यानी अमीर व गरीब। तीसरी समस्या क्या पैदा हुई, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग के कारण पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। यानी हमारा पर्यावरण है जिसमें हम जीव जंतु, जलीय पर्यावरण, थलीय पर्यावरण है, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, वो संकट में आ गए। पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जिससे क्या हुआ, ओजोन परत क्षरण। सुना होगा हमने, आपने नाम, ओजोन परत है
उसका क्षरण वो कमजोर हो गई, छेद हो गया उसमें, उसके कारण क्या हुआ, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वो धरती पर सीधे आने लगी और ये पराबैंगनी किरणें हमें पेड़ पौधों जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने लगी। एक नाम आपने सुना होगा, भूमंडलीय तपन। भूमंडलीय तपन जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, भूमि निम्नीकरण, भूमि का कमजोर होना, भूमंडलीय तपन, भूमि निम्नीकरण, ओजोन परत क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, आदि समस्याएं पैदा हो गई। किस कारण से, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण। हमने क्या किया, अपने लालच के कारण संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया मानव ने, और इसके कारण ये समस्याएं पैदा हो गई। तो प्रश्न बनता है, संसाधनों के अति उपयोग से या अंधाधुंध उपयोग के कारण क्या समस्याएं पैदा हो सकती है, या संसाधनों का अगर हम अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, या इसके क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे या हम भुगत रहे हैं। तो पहला परिणाम, पहला कारण अंधाधुंध उपयोग से समस्या क्या हुई, संसाधन कम हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो देखो संसाधन बहुत से ऐसे हैं जो पृथ्वी पर निश्चित या सीमित मात्रा में मौजूद है, और इनका अगर हम अंधाधुंध बिना सोचे समझे उपयोग करेंगे तो वो तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी पृथ्वी या हम संसाधन विहीन हो जाएंगे, हमारे पास संसाधन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो पहली समस्या तो ये पैदा हो जाएगी कि संसाधनों का ह्रास या संसाधनों की कमी हो जाएगी। दूसरा कि संसाधन है वो समाज को दो भागों में बांट देगा। दो भागों में कैसे, कि कुछ लोग हैं उनके पास तो संसाधन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और कुछ लोग हैं उनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं रहेंगे। यानी हमारे समाज का इन आधारों पर वर्गीकरण हो जाएगा, अमीर और गरीब के आधार पर बढ़ जाएगा, और यह एक समाज का असंतुलित विभाजन हो जाएगा। तीसरा, ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे संसाधनों का तो हमारी पारिस्थितिकी संकट है, हमारा जो पर्यावरण का संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा, और इससे न होने वाली समस्याएं पैदा हो जाएगी, आपदाएं वगैरह है वो आने शुरू हो जाएगी, और ओजोन परत का क्षरण होगा, जिससे क्या होगा, ओजोन परत में क्षरण होने से, कमजोर होने से हमारी पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आएगी, जिसके कारण मानव जाति है वो असंख्य रोगों का, जैसे त्वचा कैंसर है और भी बहुत सी बीमारियां हैं, इनका शिकार होगी। तीसरा, भूमंडलीय तपन, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, सारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या होगा कि जो महासागरों में, ग्लेशियरों में बर्फ है वो वहाँ का तापमान भी बढ़ेगा, वो पिघलेगी और पिघल कर समुद्रों में आएगी, समुद्र का पानी बाहर आएगा, इसके कारण समुद्र तट के इलाके वो जलमग्न हो जाएंगे। भूमि निम्नीकरण का मतलब है भूमि की उपजाऊपन की ताकत है वो कमजोर हो जाएगी, जितना भूमि से हम उपज पैदा करते हैं वो कम हो जाएगी। और पर्यावरण, हमारा पर्यावरण है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारी समस्याएं, पूरा पर्यावरण प्रदूषित होगा। इस कारण हमें क्या जरूरी है कि संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना जरूरी है। अगर इन समस्याओं से हमें छुटकारा पाना है या आने वाले समय में ये समस्याएं से हम मानव जाति ग्रसित न हो इन समस्याओं से,
तो इनके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करें। सोच समझकर उपयोग करने का मतलब एक रणनीति बनाएं, विवेकशील उपयोग बोलते हैं उसको। एक ऐसी रणनीति बनाएं हम जिससे क्या हो, संसाधन है उनका सही और सुव्यवस्थित उपयोग किया जा सके। आने वाली पीढ़ियां है उनके लिए भी हम क्या करें, संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, जैसे मैंने पहले कहा था कि आने वाले समय में अगर संसाधनों का ऐसे उपयोग करेंगे तो एक समय संसाधनहीन हो, धरती और पृथ्वी पर संसाधन बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें सोच समझकर इनका उपयोग करना चाहिए। इसलिए क्या किया, दुनिया के देशों ने, दुनिया के जितने भी देश थे उन्होंने मानव जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाई कि अगर इसी तरीके से आप उपयोग करते रहे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए दुनिया के देश थे उन्होंने एक योजना बनाई और योजना बनाकर संसाधनों का उपयोग करने का कार्य शुरू किया। और सही तरीके से संसाधनों का उपयोग करना कहलाता है, उपयोग कर विकास करना है सतत पोषणीय विकास। कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो और उसके साथ साथ में हम क्या करें, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना भी न करें। सतत पोषणीय विकास या सतत पोषणीय आर्थिक विकास एक ही बात है। कई बार परिभाषा पूछी जाती है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, सतत पोषणीय आर्थिक विकास किसे कहते हैं या धारणीय विकास किसे कहते हैं। एक ही बात है तीनों ही। इसको सतत पोषणीय विकास बोल दें, सतत पोषणीय आर्थिक विकास बोल दें, धारणीय विकास बोल दें। इसका मतलब है कि हम संसाधनों का जो उपयोग है वो सोच समझ कर करें, एक योजना बनाकर, किस प्रकार से कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो और हमारी आवश्यकताओं के साथ में आने वाली पीढ़ियां हैं, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना हम नहीं करें। वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास वह है कि विकास है ऐसा विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो और हमारे वर्तमान की विकास की प्रक्रिया है वो आने वाली पीढ़ियों के विकास की अवहेलना न करे। तो ये तो है सतत पोषणीय विकास। अब आगे टॉपिक है, मैंने अभी बताया आपको कि हमारा जो विकास है उससे कई प्रकार की समस्या हो गई। संसाधनों का जिस प्रकार हमने उपयोग किया उसके कारण हमारे पर्यावरण को हमें कई प्रकार की समस्याएं मौजूद हो गई। इसलिए दुनिया के सभी देशों ने क्या किया, इस बात पर गहन चिंतन मनन किया कि विकास का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान में जिस प्रकार विकास हो रहा है वो गलत है, उससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सोच समझकर हम सबको एक मंच पर बैठकर सलाह मशवरा करना चाहिए कि कैसा विकास किया जाए। और इसके लिए एक सम्मेलन किया गया जो कहलाता है विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन। इसके लिए विश्व में पहली बार दुनिया के 1992 में हुआ था। 1992 में दुनिया के 100 से अधिक देशों ने, दुनिया के 100 से अधिक देश एक मंच पर इकट्ठा हुए। कहाँ पर है? ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। इस जगह पर दुनिया के 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और उन्होंने किस कारण भाग लिया? संसाधनों के
उपयोग की एक अच्छी प्रकार से रणनीति बनाने के लिए। तो पहला प्रश्न, विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में। कितने देशों ने भाग लिया था? 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। देशों का मतलब 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था। कब? जून 1992 की बात है ये। जून 1992 में विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इस पर दुनिया के 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। कारण क्या था कि इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। वर्तमान में संसाधनों के उपयोग के कारण या अंधाधुंध उपयोग के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही थी, उन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए, यानी हमारा जो पर्यावरण है वो उसकी सुरक्षा के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास है उसका हल ढूंढने के लिए। अब देखो, अगर ऐसा हो कि हम क्या करें, हमारे विकास के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, विकास करना बंद कर दें, ऐसा होता नहीं भाई। हमारे विकास के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो विकास करना बंद तो हम कर नहीं सकते। इसलिए एक ऐसा विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो, पर्यावरण भी बचा रहे और विकास भी होता रहे। यानी दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना, साथ में चलती है। कौन कौन सी? विकास व विनाश एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी जहाँ पर विकास होगा और वो सोचा समझा नहीं होगा तो विनाश भी अवश्यंभावी है। इसलिए हम विकास करना छोड़ नहीं सकते और विनाश है वो हटा सकते हैं। तो 100 से अधिक देशों ने एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में क्या तय किया कि विकास के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई जाए, एक ऐसा रणनीति बनाई जाए जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो और उसके कारण विकास के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है उनसे हमें छुटकारा मिल सके।